जिस पार्टी को हम लोगों ने कुर्बानियां दी, अपने सब कुछ दिया, उस पार्टी ने हम लोगों की राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया। कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ एक पार्टी नहीं है, बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा है। 15 और 16 तारीख अगर मोहनिया थाने का सीसी फुटेज निकाला जाए तो आपको पता चल जाएगा कि भाजपा के कौन कौन लोग जो बैठ के वहाँ पे नाम दे रहे थे। बेकायदा जो है वहाँ पे लोग बैठे हुए थे, नाम दे रहे थे। मैंने पूछा कि 4000-5000 की भीड़ में कौन सा ऐसा कैमरा रोड पे लगा हुआ है कि रात के अंधेरे में आपने 350 लोगों का नाम और पता 4 घंटे में आपने उपलब्ध करा लिया। बहुत सारे लोगों का इस बात में भी इंटरेस्ट है कि सतीश यादव हैं कौन। बहस हुई और डीएम और ऑब्जर्वर सर सब लोग थे। मैंने पूछा कि आखिर में किस नियम के तहत काउंटिंग हॉल के अंदर पुलिस घुसी है। बहुजन समाज पार्टी कन्याकुमारी में भी है, बहुजन समाज पार्टी जम्मू कश्मीर में भी है, बहुजन समाज पार्टी आपका मध्य प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है, बिहार में भी है। की जो तस्वीर इस दौरान जब आप बहन जी से मुलाकात करने गए और जिस अंदाज में आप झुके हुए थे, वो तस्वीर चारों तरफ आई, उसको लेकर के तरह तरह की बातें। जिले में उठा के देख लीजिए कि अगर सारी पार्टियां अलग लड़ी होती तो चारों सीट बहुजन समाज पार्टी जीती होती। लोग अपने माता पिता का, जो बुजुर्गों का, जो महिलाओं का सम्मान नहीं आदर करना जानते हैं, उनको ये तस्वीर जरूर खटक रही होगी। 18वीं विधानसभा के लिए जो चुनाव हुए साल 2025 के अंत में होते होते, तो बहुत सारी विधानसभाओं की तो चर्चा रही ही, मगर रामगढ़ विधानसभा हमेशा चर्चा में रहती है। हर बार वहाँ ट्रायंगुलर फाइट हो जाया करती है। उत्तर प्रदेश से सटा हुआ वो इलाका जहां पर बहुजन समाज पार्टी की भी एक ऑब्वियस मजबूती देखी जाती है, और इस बार वो मजबूती जो है वो सफलता की ओर तक पहुंची है। और जो रामगढ़ विधानसभा से इस बार विधायक चुन करके आए हैं सतीश यादव पिंटू, वो हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। पहले तो आपको बहुत बधाई। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। लेकिन ये भी देख रहा है कि एक और बधाई, एक और आप फंसे हुए हैं, क्योंकि आपके जो अभिभावक हैं अंबिका यादव, उनकी तबीयत कैसी है? तबीयत अभी तो वेंटिलेटर पे ही हैं, और हालांकि 26 तारीख को उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था, डैमेज बहुत ज़्यादा था ब्रेन में, लेकिन 2 दिन से जो है हल्का हल्का इम्प्रूव हो रहे हैं। तो अभी मैं रात में भी बनारस ही था, रात में यहाँ आया हूँ, और आज कल सदन के बाद फिर मैं बनारस ही जाऊँगा। तो ईश्वर से प्रार्थना है कि बस होश में आ जाएं और वेंटिलेटर से हट जाएं, ताकि जो है अभी उनकी बहुत ज़रूरत है। उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है, और अचानक से सडनली सब कुछ हुआ, इसकी किसी को अपेक्षा नहीं थी। एकदम बिल्कुल स्वस्थ थे और लोगों के बीच में थे, और अचानक से बैठे बातें करते करते ही हुआ सब कुछ है। अभी तो तकलीफ वही है। जैसे आपके चुनाव पर बहुत सारे लोगों की नज़र रही, क्योंकि उपचुनाव भी जब हुए थे तो वहाँ आपने राष्ट्रीय जनता दल को तीसरे नंबर पर धकेल दिया था, और भारतीय जनता पार्टी और आपके बीच आमने सामने की लड़ाई थी। पिछली बार का हालांकि विधानसभा चुनाव जब आपके ही गार्जियन चुनाव वहां लड़ रहे थे, तब ट्रायंगुलर फाइट, फिर कहा गया कि आप लोग जीत गए, नहीं मिला, वगैरह वगैरह तरह तरह की बातें। इस बीच भी बहुत सारी चीजें, रात में बहुत जद्दोजहद के बाद आपको सर्टिफिकेट वगैरह मिला। आप लोग भी प्रशासन पर तरह तरह के आरोप, प्रशासन भी आपके कई एक लोगों पर, समर्थकों पर FIR, क्या है मामला वो? देखिए, अंदर के बाहर तो क्या हुआ, क्योंकि बाहर तो मैं था नहीं, 8 बजे से लेकर मैं लगातार अंदर ही था। तो काउंटिंग की प्रक्रिया जो है, गिनती की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, लगभग 4:30-5 बजे के तक 2500 राउंड की गिनती पूरी हो गई थी। और 24-25 हम लोग भी देखते रहे लगातार की गिनती 24 के बाद रोक करके काफी असल में देर क्या है कि देखिए, ये एक बहुत बड़ा एक जो है एक प्रश्न है, और मैं आपने ये बात उठाई तो मैं आपको एक बात और अंदर की बता देना चाहता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ रामगढ़ की नहीं है, पूरे मुल्क की है कि निर्वाचन आयोग को ये चाहिए। 25 राउंड की गिनती जो है पूरी हो गई थी लगभग 4:30 बजे, लेकिन जो एक गैप होता है, हाँ शाम में एक गैप होता है कि जो गिनती EVM की गिनती पूरी हो जाती है और ऑफिशियली जो अनाउंसमेंट होता है उसमें जो है 5-6 राउंड की जो है गैप होता है। जैसे कि 15 राउंड गिनती हो गई तो ऑफिशियली अनाउंस जो है 10 राउंड का होता है। ये 5-6 राउंड का जो गैपिंग है ये बहुत खतरनाक होता है। हमारे यहाँ भी यही हुआ, हर जगह यही होता है कि गिनती पूरी होने के बाद, जबकि निर्वाचन आयोग को ये चाहिए कि हर राउंड की गिनती पूरी हो और उस राउंड के अनाउंसमेंट के बाद अगले राउंड की गिनती चालू करे, ताकि कहीं से भी कोई ऐसी समस्या न उत्पन्न हो। लेकिन हमारे यहाँ भी यही हुआ, 25 राउंड की गिनती पूरी हो गई, लेकिन प्रशासन के जो अंदर जो था अभी 20 राउंड की गिनती जो है का अनाउंस जो है ऑफिशियली जो है वेबसाइट पे, और ऑफिशियली अनाउंस जो है 20 राउंड है। धीरे धीरे ये लोग जो है राउंड वाइज राउंड घोषणा कर रहे थे। 24 राउंड की घोषणा के बाद लास्ट राउंड को लोगों ने रोक दिया। हालांकि गिनती तो पूरा हो चुकी थी, हम लोग भी चुनाव जीत चुके थे, लेकिन लगातार रोक के इसके बाद जो है तमाम तरह के हथगंडे अपनाना, पोस्टल बैलेट को दोबारा गिनना, और
डीएसपी द्वारा पुलिस प्रशासन को लेकर अंदर हॉल में जाकर मेरे एजेंटों को बाँह पकड़ के बाहर निकालने का प्रयास करना। फिर मैं वहाँ लड़ गया, हम लोग मजबूती से लड़े, अंदर पूरा हॉट बहस हुई और डीएम और ऑब्जर्वर सर सब लोग थे। मैंने पूछा कि आखिर में किस नियम के तहत काउंटिंग हॉल के अंदर पुलिस घुसी है, जबकि नियमावली ये कहती है कि पुलिस को काउंटिंग हॉल में अलाउ नहीं है। फिर डीएसपी पुलिस के साथ कैसे अंदर आए और किस, जब प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो मेरे एजेंटों को कौन से नियम के तहत बाहर निकाल रहे हैं। हम लोग लड़े, हालांकि डीएसपी वहां से बाहर निकले और गुस्से में होकर बाहर निकल के बाहर जो हमारे समर्थक लोग इंतजार कर रहे थे कि विलम्ब क्यों हो रहा है, उन लोगों पर ये तड़ातड़ जो है अपने गुस्से का इजहार लाठियां बरसा कर किए। सैकड़ों लोगों के सर फूटे, हाथ टूटे, पैर टूटे, गाड़ियां इन लोगों ने खुद तोड़ी, यहाँ तक कि मेरी गाड़ी के दोनों शीशे तोड़ दिए गए। तो तमाम चीज़ें हैं। इसके बाद 11 बजे तक ये लड़ाई चलती रही, संघर्ष होता रहा। लगभग 11 बजे, 6 बजे का जो मिलना चाहिए प्रमाण पत्र, 11 बजे हमको प्रमाण पत्र मिला। अभी भी जोर दबिश हो रही है प्रशासन और की ओर से? इसके बाद ये इतना करने के बाद प्रशासन द्वारा जो है लगभग 350 लोगों पर नामजद नेम्ड एफआईआर, नाम, पता, गांव। मैंने एसपी सर से भी पूछा कि आखिर में कौन सा ऐसा कैमरा, इन्होंने कहा कि सीसी एफआईआर में लिखा हुआ है कि वीडियो फुटेज और सीसी फुटेज से इन लोगों को लोकेट किया गया कि ये लोगों ने उपद्रव किया है। तो मैंने पूछा कि 4000 5000 की भीड़ में कौन सा ऐसा कैमरा रोड पे लगा हुआ है कि रात के अंधेरे में आपने 350 लोगों का नाम और पता 4 घंटे में आपने उपलब्ध करा लिया। वही सीसी कैमरा अगर एटीएम लूट लिया जाता है, बैंक लूट लिए जाते हैं, मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है, दिन के उजाले में वो सीसी कैमरा जो है चोर को नहीं पकड़ पाता है, लेकिन 350 लोगों का आपने नाम कैसे लोकेट कर लिया। तो ये सारी चीजें हैं कि गांव के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से नाम मांगे गए और बाकायदा अगर 14 तारीख, 15 और 16 तारीख अगर मोहनिया थाने का सीसी फुटेज निकाला जाए तो आपको पता चल जाएगा कि भाजपा के कौन कौन लोग जो बैठ के वहां पे नाम दे रहे थे, बाकायदा जो है वहां पे लोग बैठे हुए थे, नाम दे रहे थे। तो ये चीजें हैं। इसके बाद लगातार प्रयास प्रशासन द्वारा पूरा रामगढ़ में पूरे कैमूर जिला की पुलिस को लगा दिया गया लोगों को पकड़ने के लिए। अज्ञात लोगों के, एक राजेश कुशवाहा लड़का है, उसका नाम एफआईआर में नहीं था, लेकिन रात के अंधेरे में पुलिस जाती है, उसको जबरदस्ती उठा के ले जाती है, यह कहते हुए कि ये वीडियो फुटेज में भी है। तो पूरा दहशत का माहौल इन लोगों ने बनाया था। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ कानून पर और भरोसा भी है कि जिला जज ने जो है इस पे स्टे लगा दिया, गिरफ्तारी पे जिला जज ने स्टे लगा दिया। तो अभी स्टे चल रहा है। 2 तारीख को कोर्ट में सुनवाई थी, जज ने जो है मांगा था डायरी, लेकिन थाना ने डायरी नहीं उपलब्ध कराई, तो फिर से 9 तारीख को जो है कि सुनवाई है। जैसे बहुत सारे लोगों का इस बात में भी इंटरेस्ट है कि सतीश यादव हैं कौन, क्या पढ़ाई लिखाई की, कहाँ से पढ़ाई लिखाई की? जानने वाले तो जानते हैं कुछ तो कि आपकी बीएचयू से पढ़ाई लिखाई रही, मगर क्या रहा आपका? मेरी जो शुरुआती है, हमने जो है सरकारी स्कूलों से हम लोगों ने पढ़ाई शुरू की है और शत्रुघ्न उच्च विद्यालय कल्याणपुर से हम हाई स्कूल पास किए। फिर वहाँ से पास होने के बाद हम लोग बनारस गए। बनारस सरकारी आदर्श इंटर कॉलेज है, वहाँ पे हम लोगों ने इंटर की पढ़ाई साइंस से, बायोलॉजी ग्रुप था हम लोगों का, साइंस से पढ़ाई की। फिर हम लोगों ने ग्रेजुएशन जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हम लोगों ने पढ़ाई की। ग्रेजुएशन के बाद हम लोगों ने बीपीएड किया और कुछ कारणों द्वारा हम लोग छात्र संघ के बीएचयू में हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे तो हम लोगों के समय में हम लोगों ने एक छात्र का संगठन हम लोगों ने बनाया था। तमाम दलों के लोग थे, किसी पार्टी का संगठन नहीं था, छात्रों का एक संगठन था। तमाम लोग थे, हम लोग से जूनियर हमारे भाई प्रताप थे और तमाम लोग थे, हम लोग शैलेश थे। तो हम लोगों ने एक संगठन बनाया था, एक ग्रुप था हम लोगों का। हम लोगों ने छात्र संघ बहाली के लिए हम लोगों ने बीएचयू में लगातार आंदोलन हम लोगों ने किया। छात्र के हितों के लिए हम लोगों ने दिल्ली हम लोग जंतर मंतर भी गए थे, पुलिस की लाठियां भी खाई और लंका गेट पे भी हम लोगों ने धरना प्रदर्शन, उस समय के तत्कालीन सांसद राजेश मिश्रा जी को हम लोगों ने बुलाया था, तो वहाँ भी पुलिस ने लाठीचार्ज की। तो हम लोगों ने संघर्ष किया। उस समय पहली बार कई सालों बाद हमको लगता है कि छात्र संघ का भवन का ताला टूटा था, हम लोगों ने तोड़कर शायद चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा है अंदर, उसको हम लोग माल्यार्पण किया था। तो हम लोगों ने संघर्ष किया है छात्र के हितों के लिए, फीस वृद्धि से लेकर तमाम चीज़ें, मेस से लेकर छात्र के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया। फिर इन्हीं तब चीज़ों को लेकर हम लोगों को वहाँ से निष्कासन भी हुआ विश्वविद्यालय से। तो फिर हमने एमपीएड की पढ़ाई पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से हमने पूरी की। फिर यूजीसी नेट क्वालिफाई भी किया हमने। फिर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड में हम लोग आयोग से हम लोग जो है कि इंटर कॉलेज में नियुक्त भी हुए। फिर रामगढ़ में हमने अपने राजनीतिक करियर को हम लोगों ने शुरुआत किया। समाज की सेवा के साथ साथ
पार्टी से भी जुड़ के राष्ट्रीय जनता दल से एक कार्यकर्ता के रूप में हम लोगों ने काम करना भी शुरू किया और लोगों की सेवा करना भी, समाज में जो भी अपने से बन पड़ता है हम लोगों ने, चाहे सड़क दुर्घटना हो, चाहे लोगों की मदद करना हो, चाहे बीएचयू अस्पताल में लोगों का इलाज कराना हो, क्योंकि हम लोगों के अस्पताल तो है नहीं क्षेत्र में, तो ज़्यादातर निर्भरता जो है बीएचयू से ही है। तो हम लोगों ने वहाँ से पढ़ाई पढ़ी थी तो लोगों को आसान होता था लोगों को इलाज कराना, लेके भर्ती कराना, ये तमाम चीज़ें। कोरोना काल में भी हम लोगों ने, आपने देखा होगा, अपनी क्षमता के अनुरूप हम लोगों ने सड़कों पर जो है कि 150, 200, 500 लोगों को खुद से अपने हाथों से खाना बनाकर हम लोग खिलाते थे। ये चीज़ें हम लोगों ने किया है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ा, बहुजन समाज पार्टी से मौका मिला, चुनाव लड़े हम लोग, बाई इलेक्शन। जैसे अभी तो भले ही आपका जुड़ाव बहुजन समाज पार्टी, मगर एक लंबा एसोसिएशन आप लोग का राष्ट्रीय जनता दल से रहा, आपके परिवार का रहा, और इस बीच भी तरह तरह की बातें आई कि उधर से बुलावा भी आ रहा था कि आप लोग चले आइए वो सीट पर भी लड़ने के लिए। क्या इस तरीके का कहीं कोई ऑफर था? अगर बुलावा ही आया होता तो फिर 20 में निकाला क्यों आपने? 20 में जब 2015 में आदरणीय अंबिका यादव जी, अभाव अंबिका यादव जी मात्र 5, 5,500, 6,000 वोटों से चुनाव हारे, 2 बार एमएलए रहे, 6,000 से वोटों से चुनाव उन लोग वो हारे। तो फिर जो लोग राष्ट्रीय जनता दल का रामगढ़ में जिन लोगों ने विरोध किया, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी को और आरएसएस को रामगढ़ में लाने का काम किया, तो इनका टिकट काट के उनको चुनाव लड़ाया गया, सुधाकर सिंह को। तो फिर अगर लाना ही था तो निकाला क्यों? तो ये तो सबसे बड़ा प्रश्न है। तो वहाँ पे तो मैंने भी बताया कि वहाँ पे वैकेंसी ही नहीं है। वहाँ पर सुधाकर सिंह जी हो गए, चाहे उनके भाई एमएलसी लड़ेंगे, उनके भाई विधानसभा लड़ेंगे, तो ये सारी कोरी बकवास बातें हैं कि बुलाया गया। और मैं जब हम लोग बहुजन समाज, देखिए जहां हम लोग थे वहां भी एकदम तटस्थ और पूरे ईमानदारी से अंबिका यादव जी ने जो है अपना जीवन की राजनीति का शुरुआत लोक दल से उन्होंने शुरू किया था। सच्चिदानंद सिंह के साथ वो शुरुआत किए, फिर जगदानंद सिंह जी से जुड़ाव हुआ, फिर जनता दल बना, जनता दल के बाद राष्ट्रीय जनता दल बना। तो 96 में ही वो जिलाध्यक्ष बने थे जब जनता दल था, 94 में, फिर 97 में राष्ट्रीय जनता दल बना। तो स्थापना के समय पहले जो है कि जिलाध्यक्ष बने, तो लगातार पार्टी के लिए समर्पित रहे। लेकिन उनकी कुर्बानियों को इन लोगों ने मतलब एक चुनाव हारने के बाद इन लोगों को लगा कि इनकी ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे लोग को लाया गया जो खुद पार्टी विरोधी थे। वो चीज़ें हैं। तो बहुजन समाज पार्टी में हम लोग 20 से हैं, तो जब से हैं और आजीवन इसी पार्टी में रहना है। इस पार्टी ने बहुत मान सम्मान दिया। उस विषम परिस्थिति में जब जिस पार्टी के लिए हम लोगों ने, हम 2009 से हमने राजनीति की शुरुआत की, 9 से लेकर 2020 तक मैं एक कार्यकर्ता के रूप में, आप जिला में पता कर लीजिएगा, आप भी जिले के आपने देखा होगा कि जितना मैं मेहनत करता था पार्टी के लिए, दिन रात झंडा उठा के मेहनत करना, एक कार्यकर्ता के रूप में झंडा लगाना, टेंट लगाना, कुर्सी लगाना, चाहे जो भी कार्यक्रम हो उसके लिए दिन रात मेहनत हम लोग करते थे। लेकिन पार्टी को नहीं ज़रूरत समझ में आई, पार्टी ने हम लोगों को दरकिनार किया। तो उस विषम परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में जिस पार्टी को हम लोगों ने कुर्बानियाँ दी, अपने सब कुछ दिया, उस पार्टी ने हम लोगों की राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया। उस विषम परिस्थिति में बहुजन समाज पार्टी ने मौका दिया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जो स्थिति है बिहार के भीतर, उत्तर प्रदेश में भी वो दिन पर दिन जिस तरीके से कमजोर, अभी सिर्फ एक विधायक हैं वहां उनके पास। यहाँ आप जीते हैं एकमात्र विधायक। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में कैमूर जिला चैनपुर से भाई जमा खां जीते थे, बाद के दिनों में मंत्री बन गए। तो हमेशा एक ऑब्वियस सवाल होता है कि एक तो क्षेत्र का विकास एक बड़ी बात होती है कि उसके लिए कई एक बार लोग पाला बदलते हैं। आपने देखा होगा कि महाबली सिंह, हमारे जिले में इस तरीके का इतिहास आमतौर पर देखा जाता है कि लोग पाला बदल लेते हैं। तो आपसे ये एक बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि कब तक बसपा में? देखिए बहुजन, पहले तो आपने कहा कि पार्टी एक सीट है, यहाँ पे एक सीट है। देखिए बहुजन समाज पार्टी सिर्फ एक पार्टी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा है महापुरुषों की जो चली आ रही है सतत। छत्रपति साहू जी महाराज हो गए, ज्योतिबा फूले हो गए, नारायण गुरु हो गए, बाबा साहब हो गए, कांसीराम साहब हो गए, उसी कड़ी के तहत आज बहन कुमारी मायावती जी हैं। तो विचारधारा खत्म नहीं होती। पार्टी देखिए, सीट जीतना न जीतना, कम सीट आना अधिक सीट आना, ये एक राजनीति का एक है, लेकिन विचारधारा कभी खत्म नहीं होती है। पार्टी आज एक सीट है, फिर 100 सीट भी जीतेगी, फिर सरकार में भी आएगी। कभी सरकार में थी, कभी पार्टी बहुत कम सीटों से शुरुआत की थी। बहन जी भी चुनाव हारी हैं, मान्यवर कांसीराम साहब भी चुनाव हारे हैं शुरुआती दौर में, फिर 3-3, 4-4 बार जो है कि सरकार बनी उत्तर प्रदेश में। तो पार्टी है, विचारधारा है, विचारधारा और जिंदा रहना चाहिए। तो पार्टी तो ऑटोमेटिकली सीट जीती रहेगी। जैसे क्षेत्रीय पार्टियों का एक पूरा जो आधार वोट देखा जाता है, आमतौर पे आप देखेंगे कि जहां आरजेडी है
वहाँ समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी की अपेक्षाकृत मजबूती तो उत्तर प्रदेश में ही देखिए, देखी बहुजन जाती समाज, है। पहले तो आप अपने आप को, अपनी जानकारी को दुरुस्त करिए कि बहुजन समाज पार्टी क्षेत्रीय पार्टी नहीं, एक राष्ट्र पार्टी है। इस मुल्क की जो राष्ट्र पार्टियों में एक बहुजन समाज पार्टी भी है। तो जो आपने कहा कि क्षेत्रीय पार्टी, तो क्षेत्रीय पार्टियों की बात अलग हो सकती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्र पार्टी है और निर्वाचन आयोग में रजिस्टर्ड राष्ट्रीय पार्टी है। ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ राष्ट्र पार्टी है, नहीं, तो राष्ट्र पार्टी है, तो राष्ट्र पार्टी है, तो राष्ट्र पार्टी है, तो कहीं ना कहीं उसके एक मूल आधार की बात देखिए, मूल आधार नहीं है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी कन्याकुमारी में भी है, बहुजन समाज पार्टी जम्मू कश्मीर में भी है, बहुजन समाज पार्टी आपका मध्य प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है, बिहार में भी है। ऐसा नहीं है, बहुजन समाज पार्टी के लोग हर स्टेटों में हैं और अपने लोगों के लिए काम करते हैं और जो सर समाज के लिए, शोषित वंचित समाज के लिए काम करते हैं। सीट जीतना ना जीतना ये अलग बात है। राजस्थान में हमारे 5-5 7-7 विधायक हुआ करते थे, मध्य प्रदेश में हुआ करते थे, लेकिन ये पार्टी सबके साथ थे लग जा रहा है। देखिए, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी जो एक गठबंधन पिछली बार भी दौर यहाँ की राजनीति, देखिए वो चले गए कहीं। देखिए, अभी क्या है कि एक गठबंधन की दौर की राजनीति चल रही है पिछले कुछ सालों से। हमारी एक पार्टी है कि वो पार्टी कहती है कि मैं, हालांकि गठबंधन में पार्टी 1-2 बार गई, लेकिन पार्टी का गठबंधन का जो वो रहा, अनुभव रहा, वो कड़वा ही रहा। तो क्योंकि पार्टी को लगता है कि हमारी विचारधारा को बाकी पार्टियां फॉलो नहीं कर पाती हैं, तो इस गठबंधन की राजनीति में जहां एक तरफ 10-10, 12-12 दल चुनाव लड़ रहे हैं, आप अपने जिले में उठा के देख लीजिए कि अगर सारी पार्टियां अलग लड़ी होती तो चारों सीट बहुजन समाज पार्टी जीती होती। 12 पार्टी मिला के आप जीत पा रहे हैं आप 60-70-80 हज़ार। चैनपुर में आप देख लीजिए, हमारी पार्टी 51,000 वोट पाई है। तो एक तरफ जो है आप पाए हैं अगर 60,000 70,000, तो आप 5-5 7-7 पार्टियों का वोट उसमें जुड़ा हुआ है। सारी पार्टियां लड़ती तो हम ऐसे भी जीत जाते। तो अभी गठबंधन की दौर की राजनीति है, उस दौर की राजनीति में थोड़ा हम लोग जरूर, क्योंकि अकेले लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को समझाएंगे कि नहीं, ये पार्टी जो है बाबा साहब को और संविधान को मानने वाली है, मौका दीजिए। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, राजनीति है, विचारधारा जिंदा रहना चाहिए। और रही बात कौन कहाँ गया, कौन कहाँ नहीं गया, तो ये उनका अपना विचार हो सकता है। और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के ही लोग हमारे ज़िले से नहीं गए, राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, कांग्रेस के लोग भी बगल में जो है चेनारी से भाजपा में गए हैं। तो व्यक्तिगत स्वार्थ लाभ चाहे जो भी हो, चाहे व्यक्तिगत सोच, वो अलग चीज़ें हैं, वो उनका मैटर हो सकता है। पिंटू यादव का जो मैटर है, मैं जहाँ से हम लोगों ने पढ़ाई की है, मालवीय जी के बगिया से हम लोगों ने एक सिद्धांत को लेकर हम लोगों ने चला है। जिस पार्टी में भी हम लोग हैं, इस पार्टी का एक सिद्धांत है। तो जहाँ हम हैं मजबूती के साथ हैं, बहन जी के सिपाही हैं, बहुजन समाज पार्टी के सिपाही। आपकी पार्टी के जो अभी हाल फिलहाल तक प्रभारी रहे अनिल पटेल जी, उन्होंने छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया। आप लोगों से बातचीत तो चित हुई इस्तीफा देने के दौरान? मैं अभी देख रहा था, जो राम जी गौतम है उनका एक साक्षात्कार देख रहा था, तो उनको उन्होंने भेजा था इस्तीफा। मतलब बहुत कोऑर्डिनेशन या कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। आप लोगों से कुछ कम्युनिकेशन हुआ देखिए छोड़ने से पहले? अनिल भैया से मेरा सिर्फ पार्टी से ही नहीं, पारिवारिक और व्यक्तिगत रिलेशन है। मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका अभिभावक गार्जियन भी मानता हूं। तो उनका जो फैसला है, अपना निजी कारण है, कुछ पारिवारिक कारण है, कुछ जो भी कारण है, अपने कारणों से उन्होंने तो लाइव आके भी कहा कि मैं बहन जी को और आकाश समाज पार्टी को मानता हूं। तो तमाम लोगों के अपने निजी कारण भी होते हैं, अपने व्यक्तिगत कारण होते हैं। तो मैंने तो इस बात पे, क्योंकि हमारे बड़े भाई हैं, तो मैंने इस बातों पे कभी डिस्कशन नहीं किया है। हमारे उनसे अच्छे संबंध हैं, हमारे बड़े भाई हैं, गार्जियन हैं, तो बातें होती हैं। आपसे आज भी अभी बात हुई थी, तो हम लोग मिलते हैं। बाकी उनका व्यक्तिगत है, तो मैं उस पर कोई ना टीका टिप्पणी भी कर सकता हूँ। मैंने फिर उनसे कभी इस बारे में बात भी नहीं किया। एक आपकी जो तस्वीर इस दौरान जब आप बहन जी से मुलाकात करने गए और जिस अंदाज में आप झुके हुए थे, वो तस्वीर चारों तरफ आई, उसको लेकर के तरह तरह की बातें कि क्यों इस तरीके से झुकने की जरूरत पड़ रही है, से लेकर के आपने तरह तरह की बातें, आपके भी पोस्ट पे तरह तरह के कमेंट्स आए होंगे तमाम जो लोग, मैंने तो कहा ना कि जो लोग अपने माता पिता का, जो बुजुर्गों का, जो महिलाओं का सम्मान नहीं, आदर करना जानते हैं, उनको ये तस्वीर जरूर खटक रही होगी ये। लेकिन जो लोग बुजुर्गों का, माताओं बहनों का सम्मान करते हैं, और आपने सिर्फ बहन जी के साथ, वो हमारी नेता हैं और साथ साथ मेरे माँ की उम्र की हैं, मेरे माँ के समान हैं, तो मैं तो बहन जी के सामने झुका। एक आइडियल भी है इस मुल्क की महिलाओं के लिए, सिर्फ दलित समाज के लिए नहीं, इस मुल्क की सर्व समाज के लिए, महिलाओं के लिए एक आइडियल है। जिस दौर में बहन जी ने राजनीति की शुरुआत की, इस पुरुष प्रधान देश में, जहां महिलाओं को घर से निकलना, पढ़ाई करना, आपने भी देखा होगा, हम लोग गाँव में, हमारी माता नहीं पढ़ी हैं, हम लोगों की माँ भी जो है नहीं पढ़ी है, क्योंकि उस समय लोग महिलाओं को पढ़ाना नहीं जानते थे। उस दौर में बहन जी ने लॉ किया, DU विश्वविद्यालय से लॉ किया,
उस दौर में बहन जी पुष्प प्रधान देश में राजनीति की शुरुआत की और 4-4 बार मुख्यमंत्री रहीं और मुख्यमंत्री कार्यकाल में उन्होंने एक दिखाया कि नहीं कैसे शोषित समाज के लिए, दलित वंचित समाज के लिए, पिछड़े समाज, अकलियत और समाज के लिए, महिलाओं के लिए कैसे काम किया जाता है। तो बहन जी तो आइडियल हैं और माँ के समान है, तो उनके सामने झुकना और उनका पैर छूना मेरे लिए गर्व की बात है और मैं उस हर माँ का सम्मान करता हूँ। आप मेरा सोशल अकाउंट या पिछले तमाम लोगों का सोशल अकाउंट देख लीजिए, मैं माँ बहनों का, बुजुर्गों का पैर छू के सम्मान करता हूँ। मुझे इसमें कोई झिझक नहीं है, ये मेरा संस्कार है और मैं इस संस्कार को लेकर ही आजीवन जीऊँगा। मैं अगर किसी का पैर छूना, अगर अपने से बड़ों का पैर छूना है, वहीं लोगों की एक तस्वीर दिखी, वहीं गुलदस्ता देकर बगल में एक और तस्वीर थी, बहन जी ने मुझे आशीर्वाद दिया गुलदस्ता देते, वो तस्वीर लोगों को नहीं दिखी। वो इसके पहले जो है कि माननीय आकाश आनंद जी हैं, भाई उम्र में जरूर छोटे हैं लेकिन हमारे पार्टी के बड़े लीडर हैं। हम लोगों ने साथ एक सोफे पे बैठ के हम लोगों ने बातें की, तो जिसके साथ जो उम्र है उस तरह का रिलेशन है। बहन जी माँ के समान है तो मैंने बैठ के पैर छुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो लोगों को जो टीका टिप्पणी करना है वो करते रहें। बहन जी मेरे लिए आदरणीय थी, हैं और आजीवन रहेंगी और जब भी मिलेंगी मैं उनका पैर सजदा करूंगा, पैर छूंगा सम्मान। एकदम अंतिम में रामगढ़ के लिए क्या प्राथमिकता है? रामगढ़ का चुनाव हमेशा ऐसा चुनाव होता है जहां एक प्रतिस्पर्धा तो हमेशा देखी ही जाती है, जिले में, पूरे इलाके में, जहां हर प्रत्याशी पर जो जीत भी जाता है उस पर भी एकदम सदन में वो क्या बोलता है, नहीं बोलता है, इसको लेकर के हमेशा एक निगरानी का भाव रहता है सबके भीतर। लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं। क्या प्राथमिकताएं हैं? देखिए मेरे लिए रामगढ़ की प्राथमिकताएं हैं। आज पहली बार मुझे सदन में माननीय राज्यपाल जी के भाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव जो था, वाद विवाद था, उस पर बोलने का मुझे 1 मिनट का मात्र मौका मिला। तो मुझे 1 मिनट का मौका मिला, मैंने उस 1 मिनट में अपने विधानसभा के लिए, शिक्षा के लिए सवाल किया कि एजुकेशन में सरकार ने पिछली बार कहा था कि हर प्रखंड में सरकारी डिग्री कॉलेज बनेंगे, लेकिन हमारे रामगढ़ विधानसभा में इतने सालों बाद, आज़ादी के बाद भी दुर्गावती ब्लॉक में और नुआ ब्लॉक में एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं बना है। तो मैंने सरकार से कहा कि सरकारी डिग्री कॉलेज बनाया जाए। साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिल्डिंग जरूर स्वास्थ्य केंद्र बन गए हैं लेकिन डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, नर्सों द्वारा इलाज कराया जा रहा है, ना हड्डी के डॉक्टर हैं, ना महिला प्रसूति विभाग के डॉक्टर हैं, तमाम विभागों के डॉक्टर नहीं है, MBBS डॉक्टर नहीं। उसके लिए मैंने सदन में आज उसी 1 मिनट में मैंने अपनी बातों को रखा कि स्वास्थ्य को सुदृढ़ किया जाए। साथ ही GT रोड से सटा हुआ हम लोग का विधानसभा है, हर दिन जो है सड़क दुर्घटना होती है, हम लोग देखते हैं। हम लोग खुद जो है अपनी गाड़ियों में मरीजों को लेकर बनारस ट्रामा सेंटर भर्ती कराते हैं। ये दुख दर्द को हमने देखा है और हम देखते भी आ रहे हैं। तो मैंने इसके लिए भी कहा कि अगर GT रोड से सटे दुर्गावती में अगर एक ट्रामा सेंटर का निर्माण हो जाए तो हमारे इलाकों के लोगों को इलाज हो सके, मैंने उसके लिए अपनी बात को रखा। साथ ही कृषि के मामले में धान का जो है, अभी धान की कटाई हो रही है, धान बेचने का समय है, किसान खलिहानों में अपने धान लेकर परेशान है, ना पैक्स धान खरीदना, ना व्यापार मंडल। तो मैंने कहा कि सरकार धान आपूर्ति का जो लक्ष्य रखा है उसमें 1% भी अभी कैमूर जिले में धान की खरीदारी नहीं हुई है। रामगढ़ विधानसभा में भी वही हाल है, नहीं खरीदारी। लक्ष्य भी कम कर लिया है इस बार, लक्ष्य भी कम किया। उस लक्ष्य को भी पूरा करने का जो गति है बहुत स्लो है और किसान परेशान है क्योंकि ये अभी समय है फिर तुरंत गेहूं की बुआई करनी है, उसको ट्रैक्टर का भाड़ा देना है, तेल का भाड़ा देना है, बीज खरीदने हैं, खाद खरीदने हैं, पैसे नहीं है। तो धान बेचेगा तभी, तो मजबूर होकर धान जो है बिचौलियों को 1700-1800 रुपये में किसान बेचने को मजबूर है। तो मैंने इसकी भी बात रखी। साथ ही खाद की उपलब्धता बहुत नगण्य है, कालाबाजारी चरम पे है और किसान मजबूर है बिना खाद के गेहूं की बुआई के लिए, या तो मजबूर है 1800-1900 रुपये में खाद खरीदने के लिए। तो उसी 1 मिनट में इतना ही समय ही मिला। कहने को तो बहुत कुछ है रामगढ़ विधानसभा के विकास के लिए, लेकिन अभी 1 मिनट में ही जो समय मिला मैंने अपनी बातों को रखा और जब जब मौका मिलेगा मैं अपनी बातों को रखूँगा। अभी सवाल नहीं लिए जा रहे थे इस शीतकालीन सत्र में, तो मैंने एक निवेदन लेना था, एक याचिका लेना था। तो मैंने एक निवेदन में भी मैंने लेटर लिखा है, निवेदन में कॉलेज के लिए और याचिका में मैंने ट्रामा सेंटर और स्वास्थ्य के बारे में याचिका लिखा है और कृषि सहकारिता मंत्री को धान की अभिप्राप्ति के लिए भी एक लेटर लिखा है और कृषि मंत्री को खाद की अंतर के लिए लेटर लिखा है। तो मेरी जो प्राथमिकता है सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, बाकी तो सड़क, सिंचाई, बिजली, पानी ये तो चलते रहते हैं, और कृषि। ठीक बात। तो इन्हीं सारी बातों पर बातचीत सतीश यादव पिंटू से, जो बहुजन समाज पार्टी के इस बार 18वीं विधानसभा में जीते हुए एकमात्र उम्मीदवार अब विधायक हैं रामगढ़ विधानसभा से। तो उनसे हमने तमाम संदर्भों पर, चुनाव से पहले, चुनाव के बाद, चुनाव के दौरान बातचीत की। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। फॉलो अप बिहार के लिए मैं विष्णु नारायण, बहुत धन्यवाद। TheFollowUp.in
like, share, and subscribe. www.thefollowup.in